इसके पहले वाले वीडियो में हमने 46 नंबर से क्वेश्चन से कर लिया था। अब यहाँ 47 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक सीरीज है। जितने भी क्वेश्चन आज तक प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं किसी भी एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जाएंगे। और किसी भी एग्जाम यदि कोई भी एग्जाम आप इकोनॉमिक्स से दे रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो ये सब सीरीज आप देखिए। अभी हमने एक लेक्चर लिया था आज माइक्रो इकोनॉमिक्स में। उस लेक्चर में हमने बताया था कि जो डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। तो उसके दो इफेक्ट थे। तो व्हाई डज द डिमांड कर्व हैव अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव स्लोप क्या होता है। तो उसके दो कारण होते हैं। नेगेटिव स्लोप होने के दो कारण एक होते हैं, एक होता है इनकम इफेक्ट, एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और हमने वहाँ ये भी बताया है कि मार्शल ने क्या लिया है, मार्शल ने केवल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लिया है, ना कि इनकम इफेक्ट। हिग्स और एलन ने दोनों लिया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा किसी का नाम नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बोथ होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट हु रोट। या एक क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्योंकि क्या रोट, ऐसे कोई नाम तो लिखा नहीं किसी पुस्तक का। 49 नंबर क्वेश्चन है, द डिमांड फॉर फूड आइटम इन इनकम इन इलास्टिक बाय हुम फॉलोइंग दिस थ्योरी हैज बीन पॉपुलराइज। कह रहा है कि जो फूड आइटम के लिए जो डिमांड है उसमें इनकम इन इलास्टिक होता है। इसको जो पॉपुलराइज किया किसने किया, तो इसको पॉपुलराइज करने का श्रेय जो जाता है वो एंजल जी को जाता है। क्योंकि एंजल ने बताया था कि जो हमारी नेसेसरी आइटम हो उसके लिए हमारी जो इनकम इलास्टिसिटी होती है वो इन इलास्टिक होती है, मतलब हाँ इन इलास्टिक होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस एवोल्यूशन द डिमांड थ्योरी। तो सबसे पहले क्या आया था, मार्शल थ्योरी ऑफ डिमांड, प्रेफरेंस कर्व, सेल्फ पब्लिश प्रेफरेंस थ्योरी, सोलो प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड। तो ऑप्शन तो इसका ए बी सी डी, डी ऑप्शन इसका सही है। 51 नंबर क्वेश्चन है, मैच द आइटम लिस्ट, इसे मैच करना है। इनोवेटिव यूटिलिटी थ्योरी, इनोवेटिव यूटिलिटी रिवी रेफरेंस किसका है, सैमुअल्सन का है, ठीक। न्यूट्रलिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड किसका है, जो जो न्यूट्रल थ्योरी या न्यूट्रलिटी थ्योरी है वो हिग्स का है। यूटिलिटी इंडेक्स थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी की बात तो जॉन न्यूमैन मॉर्गन स्ट्रॉन्ग। और इनोवेटिव थ्योरी ऑफ यूटिलिटी डिमांड मार्शल का हो गया। तो ए का दूसरा और बी का 4, बी का एक, बी का 4, ये सी नंबर ऑप्शन सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है, दी फर्म डिमांड फॉर लेबर ये ड्राइव डिमांड बिकॉज ये डिपेंड अपॉन। तो किस पर डिपेंड करता है, ये डिमांड फॉर अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये डिमांड फॉर अदर फैक्टर ऑफ, क्योंकि लेबर का डिमांड क्यों करते हैं, ये डिपेंड करता है अदर फैक्टर पर। क्योंकि लेबर लेबर एक व्युत्पन्न मांग है या ड्राइव डिमांड है, ये डिपेंड करता है फैक्टर ऑफ अदर प्रोडक्शन पर ये डिपेंड करता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, arrange the emergence of following theory on the basis of time in the development of theory in the development of demand theory। तो सबसे पहले क्या आती है, सबसे पहले आती है मेजरेबल यूटिलिटी, क्योंकि कार्डिनल यूटिलिटी सबसे पहले आई थी। उसके बाद आर्डिनल यूटिलिटी आई थी। उसके बाद मैनिफेस्ट प्रेफरेंस आना, ये सॉरी फर्स्ट नंबर ऑप्शन आएगा। फिर उसके बाद न्यूमैन मॉर्गन स्टाफ सेकंड नंबर ऑप्शन आएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ पहले आया उसके बाद थर्ड आया, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ सप्लाई का भी पॉजिटिव इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी विल रिजल्ट इन द सप्लाई कर्व। कह रहा है कि यदि प्राइस इंक्रीज होगा उसके साथ साथ क्या होगा कि कमोडिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और सप्लाई का पॉजिटिव हो जाएगा। एक मिनट, पॉजिटिव द इंक्रीज, सप्लाई क्या होगा, तो पूछ रहा है कि उस समय सप्लाई क्या होगा। या प्राइस बढ़ जाएगी तो सप्लाई क्या होगा, तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हमको यहाँ कंज्यूमर के हिसाब से नहीं सोचना है, प्रोड्यूसर के हिसाब से सोचना है। प्रोड्यूसर तो यही सोचे कि मार्केट में कितना ज़्यादा प्राइस बढ़े, जब प्राइस बढ़ेगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट पाने के लिए क्या सप्लाई ज़्यादा करेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज। 54 हो गया। 55, which of the following statement is true? If the demand curve is high, yet if the demand for commodity is high, the demand for factor resources will less। ये गलत है, क्योंकि यदि डिमांड फॉर कमोडिटी हाई होगा तो डिमांड फॉर उसके जो फैक्टर हैं उस कमोडिटी को बनाने के वो लेस कैसे हो जाएंगे, उसको भी हाई होना चाहिए। इफ द डिमांड फॉर कमोडिटी हाई देन द डिमांड फॉर द फैक्टर रिसोर्सेज हु विल बी हाई। ये सही है, क्योंकि इसमें इसमें क्या हो रहा है कि कमोडिटी भी हाई हो रही है और उसके रिसोर्स भी हाई हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या, इफ द डिमांड गुड्स इज लेस देन द डिमांड फॉर फैक्टर विल लेस। इफ द डिमांड गुड्स इज लेस देन द डिमांड फॉर फैक्टर विल हाई। हाई नहीं होगा। हाँ, तो ये कैसे होगा, यदि हम डिमांड जिस गुड्स की डिमांड ही नहीं कर रहे हैं तो उसके रिसोर्सेज की डिमांड हाई कैसे हो जाएगी, क्योंकि फाइनल कमोडिटी हम डिमांड करते हैं और इंटरमीडिएट कमोडिटी प्रोड्यूसर डिमांड करता है। तो जब हम डिमांड करेंगे तो ये भी डिमांड करेगा, लेकिन ये अपोजिट लिखा है, ये लेस हो रहा है और ये हाई हो रहा है, इसलिए वो नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है वो सेम सेम हो रहा है, इसलिए ये सही है। 56 नंबर है, कंट्रक्शन ऑफ द डिमांड कर्व व्हेन। कह रहा है डिमांड कर्व कब कंट्रैक्शन होगा, मतलब संकुचन कब होगा। ठीक, द नंबर ऑफ कंज्यूमर डिक्रीज। ये गलत है, क्योंकि डिक्रीज और इंक्रीज करने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमको देखना होता है कि अदर फैक्टर इज कांस्टेंट और प्राइस इज वेरिएबल। तो प्राइस केवल वेरी करेगी, बाकी सब कांस्टेंट रहेगी। द प्राइस ऑफ द प्राइस द प्राइस द प्राइस ऑफ द कंसर्न कमोडिटी राइज। ये सही है, क्योंकि जैसे ही राइज होगा, मान लो ये ग्राफ बना हुआ है और यहाँ पर है ई पॉइंट पर है, और इसके बाद जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगी ये हमारी डिमांड कम हो जाएगी, नीचे की डिमांड कम होगी, क्वांटिटी कम हो गई, तो ये क्या होगा, इसका कंट्रैक्शन हो गया। लेकिन जैसे ही प्राइस कम होगी तो एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्योंकि क्या होता है, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस इफ अदर रिसोर्स इज कांस्टेंट, अदर फैक्टर इज कांस्टेंट, क्योंकि उसके साथ इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस सब होते हैं, वो सब कांस्टेंट होते हैं। उस समय क्या होता है कि हमारा डिमांड कर्व वही रहता है, उस पर हम केवल मूव कर सकते हैं और मेरा डिमांड कर्व नहीं चेंज होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है, अदर थिंग्स भी, अभी हम इससे पहले भी बोल रहे थे, अदर थिंग्स बी कांस्टेंट व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइज इट्स डिमांड विल इंक्रीज। कह रहा है यदि अदर थिंग्स कांस्टेंट मतलब अदर फैक्टर कांस्टेंट है, क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस के साथ साथ इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, एडवर्टीजमेंट, सब्स्टिट्यूशन गुड्स, ये सब कांस्टेंट है। केवल प्राइस क्या रहा, इंक्रीज हो रहा, प्राइस यहाँ पर आ जा रही है, प्राइस पहले यहाँ पर थी, इस पॉइंट पर थी और यहाँ से यहाँ आ जा रही है, तो क्वांटिटी कम हो गई, और जैसे ही क्वांटिटी कम हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, कंट्रेक्शन। तो क्या होगा, कंट्रेक्शन। ऑप्शन नंबर ये सही है। 58 नंबर, अ नॉर्मल डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज फॉल लेफ्ट टू राइट। हाँ ये ठीक है, नॉर्मल डिमांड करने में क्या होता है, ऐसे लेफ्ट टू राइट, ये हमारा लेफ्ट हुआ और ये हमारा राइट हुआ, ऐसे इसके सामने हम खड़े होंगे तो हमारा लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट से राइट सही है। इनकम इफेक्ट कैन बी पॉजिटिव फॉर द नेगेटिव ड्यू टू प्राइस चेंज। प्राइस चेंज के कारण इनकम इफेक्ट नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ये डिपेंड करता है गुड्स पे। तो ऑप्शन नंबर दोनों सही, बोथ आर करेक्ट। इन इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। इस हाँ, और रीजन मैच नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों अलग अलग है। ठीक, डेराइव डिमांड मीन्स क्या होता है, डेराइव डिमांड मीन्स डिमांड फॉर मीन्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सही है, क्योंकि डिमांड डेराइव डिमांड मतलब होता है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और उस फैक्टर को प्रोड्यूस करने में जो हम उस प्रोड्यूस जो हमारी इनकम मिली उससे हमारी जो डिमांड ड्राइव होगी वो। तो ऑप्शन नंबर ये डी सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है, ड्यू टू which one of the following change the demand curve does not shift। कह रहा है डिमांड कर्व डज नॉट शिफ्ट हो। जब डिमांड कर्व डज नॉट शिफ्ट मतलब डिमांड कर्व ऐसे ही रहे, शिफ्ट नहीं हो। जब ऐसे ही रहे, शिफ्ट नहीं हो, इसका मतलब क्या हुआ, अदर थिंग्स कॉन्सेप्ट, केवल प्राइस चेंज होगा ऐसे। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी ही चेंज होगा,
इनकम कंज्यूमर, ये सब कांस्टेंट होगा, ये सब कांस्टेंट होगा, बाकी प्राइस ये चेंज होगा। ठीक। 61 नंबर क्वेश्चन है, इफ द डिमांड कर्व इज हाइपरबोला देन एवरी पॉइंट ऑन द कर्व विल डिस्प्ले फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा है, मतलब क्या हाइपरबोला, हाइपरबोला मतलब कुछ ऐसे हो। जब हाइपरबोला होगा तो इसमें क्या हो जाएगा कि जितना ही प्राइस डिक्रीज करेगा, जितना परसेंट प्राइस डिक्रीज करेगा उतना ही परसेंट केवल क्वांटिटी इंक्रीज होगा, और जितना परसेंट प्राइस इंक्रीज गया उतना परसेंट ही क्वांटिटी कम होगा। तो यहाँ पर क्या रहता है कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है। ठीक। तो हाइपर पैराबोला का ये नियम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी। 63 है, popularize the form in which the demand curve is used modern economist book। मॉडर्न इकोनॉमिक्स बुक में जो डिमांड कर्व का यूज हुआ है उसको किसने पॉपुलराइज किया? तो उसको पॉपुलराइज करने का जो श्रेय जाता है वो मार्शल को जाता है। मार्शल ने सबसे पहले डिमांड फंक्शन का यूज किया, डिमांड कर्व बनाया। ठीक। 64 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायनेमिक डिमांड फंक्शन। इसमें डायनेमिक डिमांड फंक्शन कौन सा है? तो डायनेमिक डिमांड फंक्शन ये हुआ कि प्रीवियस ईयर की प्राइस और प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी। जैसे मान लो यदि प्रीवियस ईयर किसी चीज़ की प्राइस कम हो गई तो किसान क्या करता है, उस चीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी लगा देता है मार्केट में। ठीक। और फिर ये देखता है कि प्रीवियस ईयर की प्राइस क्या होता है, हाँ प्रीवियस ईयर की प्राइस यदि हाई हो गई तो किसान क्या करेगा, सोचेगा कि अब की बार भी हाई रहेगी और वो ज़्यादा क्वांटिटी लगा देता है। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर की प्राइस पर हमारा क्वांटिटी यहाँ डिपेंड कर गया था और हमने ज़्यादा लगा दिया। तो ये डायनेमिक डिमांड होता है। इसी प्रकार क्या होता है, प्रीवियस ईयर की प्राइस, एक साल पहले की प्राइस और हमारी इस समय की डिमांड। तो ये चीज़ क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन, ना कि स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक फंक्शन मतलब ये है अभी की प्राइस अभी की डिमांड। तो इसको कैसे जानेंगे कि ये डायनेमिक है? तो प्राइस में हम देखेंगे यहाँ T-1 कुछ ऐसे रहेगा, या ऐसे ना होकर तो यहाँ पी और टी होगा और यहाँ T-1 होगा, ऐसे कुछ होगा, या नहीं यहाँ T+1 होगा। एक साल पहले की डिमांड और एक साल मतलब बाद की प्राइस। जब ऐसे कुछ होगा तो हम समझ जाएंगे। जैसे ऑप्शन नंबर बी में दिया है और किसी में ऐसा नहीं दिया है। यहाँ पर ऐसा दिया है बट यहाँ पर पी नहीं है, केवल स्लोप ही है। तो यहाँ पर स्लोप भी है, प्राइस भी है, और ये डिमांड के साथ ये हमारा जो है ये हमारा जो है ये हमारा इंटरसेप्ट है एक्स एक्सिस का। पहले बात, डिमांड कर्व को पॉजिटिव तो नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव क्यों दिया समझ में नहीं, इसको निगेटिव होना चाहिए। व्हाट इज ट्रू अबाउट नॉर्मल डिमांड फंक्शन। नॉर्मल डिमांड फंक्शन के लिए क्या सही है? दीज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर्स अगेंस्ट द इनकम एंड ऑर्डर्स अगेंस्ट द प्राइस। इसमें क्या होता है कि होमोजेनियस फंक्शन होता है आप जीरो ऑर्डर, इसमें ऑर्डर क्या होता है, जीरो होता है, अगेंस्ट उसके अपोजिट इनकम एंड ऑफ ऑर्डर्स 1 अगेंस्ट प्राइस के अगेंस्ट। ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 40 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे। जनरली डिमांड कर्व लाइन, जो जनरली डिमांड कर्व लाइन क्या होता है, स्लोप ऑन लेफ्ट टू राइट, ऐसे कुछ होता है, लेफ्ट टू राइट, ऐसे ये लेफ्ट, ये हुआ लेफ्ट, ये हुआ राइट। तो क्या हो जाएगा, स्लोपिंग डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मूव नहीं करता डिमांड कर्व में, हम मूव नहीं करता। ऐसे मूव करने का मतलब हुआ ऐसे 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 मूव तो नहीं कर रहा है यहाँ ना। तो जनरली डिमांड कर्व ऐसे मूव नहीं करता है। मूव कब करता है, उसकी कंडीशन होती है जब प्राइस कांस्टेंट हो जाए और अदर थिंग्स वेरिएबल हो, ऐसे ऐसे तब मूव करेगा। ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इसलिए जनरली लिखा है, स्पेसिफिक नहीं लिखा है कोई। Which of the following is an exponent of the King demand curve hypothesis? किंग डिमांड मतलब कर्व हाइपोथेसिस किसने दिया था? तो कुछ पाल शिवजी ने दिया था। पाल शिवजी ने सबसे पहले इसको दिया, और इसके पहले भी एक इकोनॉमिस्ट थे पाल शिवजी, और नाम भूल गया। ओलिगोपोली अंडर किंग डिमांड कर्व मॉडल। पहली बात, जो किंग डिमांड कर्व है ओलिगोपोली के अंडर आती है। तो ओलिगोपोली अंडर किंग डिमांड कर्व क्या होता है? ठीक है। तो एक्सेप्ट द इंटरडिपेंडेंस,
जब ओलिगोपोली में इंटरडिपेंडेंस होता है तो किंग डिमांड कर्व भी इंटरडिपेंडेंस होगा, क्योंकि उसी के अंदर है। डू नॉट कमिट फ्रॉड, डू नॉट कमिट फ्रॉड मतलब ये किसी के साथ फ्रॉड फ्रॉड नहीं करना है, एक कमिटमेंट होती है। ट्राई टू कीप प्राइस स्टेबल, ट्राई किया जाता है कि प्राइस को स्टेबल किया जाए, क्योंकि किंग डिमांड कर्व में कर्व जो हमारा होता है वो ऐसे किंग हो जाता है ऐसे। तो यहाँ पर प्राइस किंग रहती है, चेंज नहीं हो पाती जल्दी, तो इसलिए प्राइस स्टेबल होती है तो क्वांटिटी भी स्टेबल हो जाती है। तो डज ऑल ऑफ दी अबव, डज ऑल ऑफ दी अबव, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 69 नंबर है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज नॉट जनरेटेड ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब नहीं जनरेट होगा, इसके क्या रीजन है? इंक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो उसके बाद क्या होगा, हम और ज़्यादा डिमांड करेंगे क्योंकि हमारे पास और पैसा आएगा। इंक्रीज द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो भी हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा, हम और डिमांड करेंगे। बजट डिफिसिट, बजट डिफिसिट होगा तो डिफिसिट फाइनेंसिंग होगा, और डिफिसिट फाइनेंसिंग के बाद हमारे पास फिर से इनकम आएगी, हम फिर डिमांड करेंगे। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या तीनों में होगा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें क्या, हाई टैक्स रेट, या हाई टैक्स रेट होगा तो हमको ज़्यादा टैक्स दे देंगे सरकार को, तो हम डिमांड करने के लिए बचेगा नहीं तो क्या करेंगे। तो इसमें नहीं होगा, तो हाई टैक्स रेट, ऑप्शन नंबर डी सही है। इस सॉल्व करना, इसको देख लीजिए, सॉल्व करिए कैसे कैसे होता है। ये इसका फार्मूला है, इस फार्मूले पर इसको रखिए, आसान क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको यहीं तक करते हैं, फिर आगे इसके बाद देखेंगे, छोटा छोटा वीडियो करते रहेंगे, ऐसे चलता रहेगा और आप इसको देखते रहिए। इसको देखने के बाद फिर कमेंट करके बताइए कैसा सीरीज है, कैसा क्या लग रहा है, क्या कितना सही है कितना क्या नहीं।